तो आसमानी आफत कई राज्यों में मुसीबत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। मुंबई और पुणे में जबरदस्त बरसात के बाद कई जगह पानी जमा हो गया है और जिसकी वजह से कहा जा रहा है लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के बाद कई जगह पानी भरने से गाड़ियां भी फंस गई हैं और दूसरी ओर अंधेरी सबवे, मलाड सबवे में भी पानी भरने के बाद एहतियात के तौर पर इसे बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया आज के लिए। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। देखिए, बारिश का दौर लगातार जारी है पूरे ही देश में। देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है और महाराष्ट्र में बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ी है। मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर में बारिश लगातार जारी है और बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की समस्या सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि अंधेरी सबवे, मलाड सबवे में भी पानी भरने के बाद एहतियात के तौर पर इसे बंद कर दिया गया है और मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब देखिए, अलग अलग हिस्से आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से जल जमाव की समस्या की वजह से लोग परेशान हैं। लगातार जोरदार बारिश मुंबई के अलग अलग हिस्सों में। विलेपाले मुंबई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अंधेरी आप देख रहे हैं, नवी मुंबई की तस्वीर आपके सामने है। सड़कों पर पानी किस तरीके से भरा हुआ है। भिवंडी की तस्वीर भी आपके सामने है, ठाणे और साथ ही नागपुर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पानी किस तरीके से भरा हुआ है। जोरदार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास है, वो आपको दिखाते हैं। मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में बीते कई घंटों से तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश होने के कारण नतीजा ये कि मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर लगातार पानी भरता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के कुर्ला इलाके में और आप देखिए कि यहां पर लगातार जो सड़कें हैं उन्होंने तालाब का रुख इख्तियार कर लिया है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार यहां पर बारिश हो रही है। इस वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है। एहतियात के तौर पे जो मुंबई पुलिस है और जो बीएमसी प्रशासन है उन्होंने मुंबई के अंधेरी सबवे को बंद कर दिया है, साथ ही साथ मिलन सबवे को बंद कर दिया है और ये देखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो यातायात है कुर्ला इलाके में वो प्रभावित हो रही है और ये इसलिए है क्योंकि लगातार कई घंटों से बारिश हो रही है। आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं वो जो इस रोड से निकल रही हैं उनको चलाने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग जैसे तैसे अपनी गाड़ियों को पानी से निकाल रहे हैं। गनीमत यह है कि आज शनिवार का दिन है और इसीलिए आम दिनों के मुकाबले जो ट्रैफिक है वो कम दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो लोग हैं वो उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन अगर यही आम दिन होता तो मुंबई के लिए जो है वो मुसीबत का सबब बन सकता था। लेकिन अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो निश्चित तौर पे मुंबईकरों के लिए जो शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, वो मुसीबत भरा साबित हो सकता है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो रोड है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पानी के अंदर ढक चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है रोड और यही कारण है कि अब सरकार ने भी लोगों को हिदायत दी है कि अगर ज़रूरी काम हो तो ही वो अपने घरों से निकले। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के ऐसे कई ज़िले हैं जहां इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और एहतियात के तौर पे आपको बताऊं कि नागपुर ज़िले में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और इसीलिए प्रशासन ने वहां पर कॉलेज और स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है और कुछ इसी तरीके का मंजर इस वक्त हमें मुंबई में भी दिखाई दे रहा है जहां पर लगातार हो रही तेज़ बारिश के कारण कई इलाकों में जो है निचले इलाके पानी के अंदर चले गए हैं और उस वजह से यातायात में दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है और इसीलिए सरकार लगातार लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि ज़रूरी काम हो तो ही वो घरों से बाहर निकले। कैमरामैन अनिल संगारे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो देखिए, घंटों की बारिश और जीना किस तरीके से लोगों का मुहाल हुआ है, वो तस्वीर कृष्णा ठाकुर की इस रिपोर्ट में आपने देखी। अब आइए सीधे मुंबई से कृष्णा मेरे साथ जुड़ चुके हैं और गोरखपुर से दिव्यांकर भी मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से कृष्णा का ही रुख कर लेते हैं। कृष्णा, इस वक्त मुंबई के कौन से हिस्से में आप मौजूद हैं और इस वक्त भी वहां पर बारिश हो रही है? बिल्कुल दीपा, मुंबई और उससे सटे आसपास के शहर यानी कि ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, इन सब इलाकों में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। नतीजा ये कि मुंबई के ऐसे कई निचले इलाके हैं जहां पर जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस वक्त कुर्ला के इलाके में मौजूद हूं। कुर्ला से आगे आप जाएंगे तो कुर्ला चेंबूर का ये इलाका आता है और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से सड़कें
जलमग्न हो गई हैं। छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं उनको यहां से निकालने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है, लगातार मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि अगर जरूरी काम हो तो ही वो घरों से बाहर निकले। सिर्फ मुंबई का कुर्ला इलाका ही नहीं, चेंबूर नहीं, बल्कि ऐसे कई निचले इलाके हैं जहां पर जलमग्न जो है वो रोड पूरी तरीके से हो गए हैं और सड़कें जो है उन्होंने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। एहतियात के तौर पे आपको मैं बताऊं कि मुंबई का जो अंधेरी सबवे है उसको प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ जो मलाड सबवे है उसको बंद कर दिया गया है। और कोशिश यही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर आपको काम ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी परेशानी बता रहे हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप लोगों को किस तरीके से परेशानी हो रही है सुबह से बारिश के कारण। मेरा नाम मिलिंद है। ये हमारे यहाँ पे पहले पानी इतना जमा नहीं होता था, लेकिन जब से ये मेट्रो का काम चालू हुआ है तब से ये यहाँ पे पानी जमा होना चालू हो गया है। और वो जो ड्रेन लाइन कनेक्टेड है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन लाइन, वो पूरी तरह से कनेक्टेड ही नहीं है, तो पानी यहीं पे जमा हो जाएगा। मैंने बीएमसी में काफ़ी टाइम पहले कंप्लेंट भी रजिस्टर किया था, लेकिन उसका कंप्लेंट नंबर भी है, लेकिन उसका किसी ने कुछ ना कोई जवाब आया, ना उसके ऊपर कोई एक्शन ली गई है। ये देखिए, लोग जो हैं दीपा नाराज हैं प्रशासन की से और ये बीएमसी से खास तौर पे नाराज है और ये कह रहे हैं कि कई बार कंप्लेन किए जाने के बाद भी प्रशासन और बीएमसी इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि बारिश के पहले बीएमसी ये दावे करती है, सरकार ये दावे करती है कि उन्होंने बारिश से निपटने के लिए जो तमाम है वो इंतज़ाम कर लिए हैं। उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से हमने देखा कि पहले भी बारिश के पहले मुख्यमंत्री कुछ जगह जगह जाकर लोगों में गुस्सा भी दिख रहा है। कई बार शिकायत वहां पर की जाती है राहत को लेकर, लेकिन उन तक राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप रहे हैं हमारे साथ और दिव्यांकर भी बने हुए मेरे साथ, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर गोरखपुर से भी हमारे पास है। सबसे पहले बड़ी खबर, उसके बाद दिव्यांकर आपके पास में आ रही हूँ। यूपी के गोरखपुर के डोमिनगढ़ गांव में राप्ती और रोहिणी नदी के उफान के बाद बाढ़ के हालात बने हैं। गांव में बाढ़ आने से कहा जा रहा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। यूपी के गोरखपुर से बड़ी खबर, डोमिनगढ़ गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राप्ती और रोहिणी नदी के उफान के बाद बाढ़ के हालात यहां पर बने हैं और साथ ही बाढ़ आने की वजह से गांव में बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। अब यूपी के कौन कौन से जिले जहां पर लगातार बारिश हो रही है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे। देखिए, गोरखपुर और बहराइच में भी हालात विकट हैं। आपको सीतापुर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। लगातार जोरदार बारिश और यहां पर भी जनजीवन प्रभावित। वाराणसी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गंगा का जल स्तर लगातार यहां पर बढ़ रहा है, कई घाट पानी में समा चुके हैं। श्रावस्ती की तस्वीर भी आपके सामने और सिद्धार्थनगर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग नाव का सहारा ले रहे हैं इधर उधर जाने के लिए, सफर करने के लिए। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, दिव्यांकर वहां से आपको ताजा अपडेट देंगे। दिव्यांकर, अभी वहां पर राप्ती और रोहिणी नदी को लेकर क्या अपडेट है और कितने इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में वहां पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, आपको बताना चाहूँगा कि राप्ती नदी का जो डेंजर लेवल है वो 74.98 मीटर होता है। और अगर बात करें तो बीते शाम को जो अपडेट आया था उसमें ये जो आंकड़ा था वो 75.54 मीटर तक था, यानी कि तकरीबन आधा मीटर जो राप्ती नदी है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अगर इससे पहले के दिनों की बात करें तो 77 मीटर के भी ऊपर राप्ती नदी लगातार बह रही थी, जिसके चलते कई गांव जो है, तकरीबन 50 के आसपास जो गांव है वो गोरखपुर में प्रभावित हुए थे। अब हम अगर आज की बात करें तो अभी मैं जहां पर मौजूद हूं ये बसंतपुर का इलाका है और यहां पर आप देख पाएंगे तस्वीरों में सामने जो मकान है वो डूबा हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ लोगों को जो आसरा है वो आपको छतों के ऊपर साफ तौर से नजर आएगा। लोग अस्थायी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, अपने छत के ऊपर उन्हें शिफ्ट होना पड़ा है क्योंकि नीचे हर ओर पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आपको सामने की तस्वीरें दिखाएं तो किस तरह से जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। सामने कई सारे लोगों के जो खेत हैं वो नजर आएंगे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सामने आपको नजर आएगा किस तरह से जो छोटा हिस्सा सिर्फ आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है
वो बैकुंठ धाम है, वहाँ पर लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं। लेकिन वो भी इस राप्ती नदी की कहर की चपेट में आ गया है और पूरा हिस्सा लगभग उसका डूब गया। अंतिम संस्कार लोगों को दूसरी जगहों पर करना पड़ रहा है। जिस छत पर हम मौजूद हैं, इसके जो मकान मालिक है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनके भी खेतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? सर भुआल साहनी। कितना खेत है आपका और कितना नुकसान हुआ है? क्या क्या वहाँ पर सब्जियाँ आप बोते हैं या फिर फसलें कौन सी? सर हमारा खेत 4 बीघा है और उसमें हम लोग हरी सब्जी बोते हैं, जिसमें नेनुआ, लौकी, भिंडी, तोरी और बैगन और हरा मिर्चा। ये बताइए, हर साल बाढ़ आती है, नुकसान होता है फसलों को, मुआवजा मिलता है सरकार की? नहीं सर, कभी नहीं मिला जी। पूछे नहीं आप या फिर प्रधान से या फिर किसी और ऊपर से अधिकारियों से बात हुई आपकी? नहीं सर, यहाँ ग्राम प्रधान भी कभी इसके लिए जो है हमारे ठीक है। मदद नहीं करते हैं, ना कभी आए। बिल्कुल ठीक है दिव्यांकर, यहाँ पर सारा सामान लोगों का डूब चुका है, खेत खलिहानों को भारी नुकसान हुआ है, किसानों की मेहनत पर पानी फिरा है, किसान मायूस नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका दिव्यांकर इस जानकारी के लिए, और साथ ही कृष्णा आपका भी शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सोनीपत से कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के विधायक हैं। अवैध खनन के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अंबाला दफ्तर के लिए निकली ईडी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत से कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया गया। सुरेंद्र पवार इनका नाम है और कहा यह जा रहा है कि अवैध खनन के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अंबाला दफ्तर लेकर निकली ईडी की टीम सुरेंद्र पवार को। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन ईडी की ओर से हरियाणा में। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया है। अवैध खनन का मामला बताया जा रहा है, इस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है और ईडी की टीम इनको लेकर निकली है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, केजरीवाल की सेहत पर संग्राम जारी है। एलजी की चिट्ठी पर आपका बयान आ गया कि केजरीवाल को मारने की साजिश आम आदमी पार्टी ने कहा, बीजेपी रच रही है ये साजिश, डाइट फॉलो नहीं कर रहे केजरीवाल, ये एलजी ने कहा था। इस पर अब रिएक्शन आम आदमी पार्टी का, और आपने ये कहा कि केजरीवाल को मारने की साजिश की जा रही है और ये साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी, डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एलजी की तरफ से बात कही गई, जिसके बाद अब इस पूरे ही मामले को लेकर सियासी संग्राम किस तरीके से छिड़ गया गया, ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। एलजी की चिट्ठी और उस पर आम आदमी पार्टी का ये बयान कि केजरीवाल को मारने की साजिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताएं कि जम्मू कश्मीर में आतंक के सर्वनाश के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जम्मू इलाके में घुसपैठ कर चुके आतंकियों से निपटने के लिए अब भारतीय सेना ने इलाके में 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो तैनात किए हैं। 50 से 55 आतंकियों की घुसपैठ की खबर है और पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आतंकियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन वहां पर चलाया जाएगा। अब देखिए, आप कमांडो तैयार हैं। घाटी में आतंकियों का काल, ये कमांडो कैसे बनेंगे, आइए इस पर विस्तार से जानकारी आपको दें इस बिग वॉल के जरिए। देखिए, 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो की तैनाती वहां पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में तैनाती को हरी झंडी मिल चुकी है और आतंकियों का सफाया वहां पर ये कमांडो करेंगे। आतंकियों का काल, कमांडो तैयार, इसलिए हम कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो होंगे, जवान होंगे और 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की खबर है वहां पर। जम्मू रीजन में मौजूद है पाकिस्तानी आतंकी, इसके तमाम इनपुट मिले और जिसके बाद अब कमांडो वहां पर आतंकियों के खात्मे के लिए रहेंगे, मोर्चा संभालेंगे। और इसी पर मेरे सहयोगी न्यूज रूम से आशीष सिंह जुट चुके हैं, आइए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, जम्मू में पिछले दिनों, पिछले महीनों हम लगातार देख रहे हैं, जब से आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है, उसके बाद ये केंद्र सरकार की ओर से बड़ा कदम, 500 कमांडो वहां पर तैनात होंगे जो आतंकियों का सफाया वहां पर करेंगे। देखिए, अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो विशेष तौर पर जम्मू के रीजन में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले हो रहे थे और एम्बुश किए जा रहे थे, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के कॉन्वॉयज पर अटैक किए जा रहे थे। ऐसे में ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी के मद्देनज़र एक फैसला लिया गया है कि लगभग 500 इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को डिप्लॉय किया जा रहा है। देखिए, पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज हैं वो न केवल हथियार के पॉइंट ऑफ व्यू, न केवल ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि इस तरह के वॉरफेयर को लेकर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कहा जाता है ना,
वो वाली डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है, इससे दो फायदे होंगे। पहला, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो हैं कि आतंकियों जो घुसपैठ करके आ चुके हैं, उनके बारे में चाहे कोई निशान मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, वहाँ पर तुरंत पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडियन आर्मी के कहे जाते हैं, वो इस तरह के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। दूसरा, आपको जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है, यानी कि जो अभी फिलहाल डिप्लॉयमेंट है, उसमें से किसी टुकड़ी को या फिर किसी एक बड़े डिवीजन को, ब्रिगेड को कहीं और डाइवर्ट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अब आपके पास 500 वो भी स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो इन दोनों पॉइंटों के मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है, जिसने जम्मू और कश्मीर में एक लाइन सी बना के रखी है कि कम से कम घुसपैठियों की जो एंट्री है वो पीओके से इंडिया की तरफ। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो जो अटैक है पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, वो पिछले कुछ महीनों में कश्मीर के 370 आर्टिकल के बाद, जहां पर बहुत ज़्यादा तादाद में पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस अब जम्मू की तरफ हो गया है। और इसी के मद्देनज़र उस डिवीजन में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं वो वहाँ पर पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं उसके नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा हो उस समय रोकने की बात है, या फिर अगर इन्फिल्ट्रेशन हो गया हो तब फिर किस तरह से उन आतंकवादियों को ढूंढ कर चुन चुन कर मारा जाए, इसको लेकर जो 500 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं उन्हें डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया। बिल्कुल, आगे आतंकी घुसपैठ ना कर पाए और जो घुसपैठ कर चुके हैं उनका सफाया किस तरीके से होगा, उनके सफाई के लिए पूरा एक्शन प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। आप रहे आशीष हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू जाने वाले हैं। जम्मू जाएंगे वो और वहां पर सुरक्षा हालात का वहां पर जाकर के जायजा लेंगे आर्मी चीफ। जम्मू में बढ़े आतंकी हमलों के बाद आर्मी चीफ का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। दोपहर 2 बजे जम्मू पहुंचेंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। जम्मू में जिस तरीके से आशीष भी बता रहे थे कि आतंकी हमलों में इजाफा हुआ, उसके बाद सरकार की पैनी नज़र वहां पर लगातार बनी हुई है। कमांडो जो पूर्ण रूप से सक्षम होते आतंकियों का सफाया करने के लिए, आशीष, उनकी तैनाती वहां पर की गई। और तैनाती के बीच में जो खबर सामने आ रही है, आर्मी चीफ का आज जम्मू का दौरा, ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, जब इंडियन आर्मी चीफ खुद ऑन ग्राउंड पहुंचते हैं तो फिर आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, जो वहाँ पर लोकल यूनिट्स हैं इंडियन आर्मी की डिप्लॉयड है, उनके साथ में बातचीत करते हैं और किस तरह से दिशा निर्देश और साथ ही साथ वहाँ पर उन्हें किन चीज़ों की या फिर और डिप्लॉयमेंट की या जो टैक्टिक्स होती है उसे बदलने की ज़रूरत है या फिर उसे और इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा होती है। साथ ही साथ जब एक चीफ आर्मी का खुद जवानों के बीच में होता है, ऑफिसर्स के बीच में होता है, तो न केवल उनकी हौसला अफजाई होती है बल्कि उन्हें एक दिशा निर्देश भी मिलता है। और इसी तरह से इंडियन आर्मी चीफ लगभग हर हफ्ते आप देखेंगे तो या तो LOC या फिर LAC या फिर किसी और बॉर्डर वाले इलाके में वो ज़रूर जाते हैं। इस बार उन्होंने जम्मू एक बार फिर से चुना है। कुछ हफ्ते पहले वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने LOC का दौरा किया था, जो कि चीफ बनने के बाद उनका मेडन पहला LOC का दौरा था। और इसी के मद्देनज़र इंडियन आर्मी चीफ जब 500 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज डिप्लॉय हो रहे हैं, इंडियन आर्मी चीफ वहां पर खुद जा रहे हैं, दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ किस तरह से और भी चीज़ों की ज़रूरत अगर ऑन ग्राउंड है तो वो ज़रूर कोर कमांडर्स और आर्मी कमांडर्स के साथ इंटरेक्ट करके उन्हें प्रोवाइड करेंगे। लीडरशिप जब ग्राउंड पर उतरता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, वो कोई भी डोमेन हो। और इसीलिए यहाँ पर इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा जाहिर सी बात है कि एक हौसला अफजाई के साथ साथ पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि इंडियन आर्मी का लीडर खुद ग्राउंड पर है और आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो ऑपरेशन के टैक्टिक्स हो या फिर डिप्लॉयमेंट हो, उन सभी को लेकर सीधा लीडरशिप से बातचीत हो रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस बात को भी ध्यान देना कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ अभी बने हैं, लेकिन उनका खुद का भी अनुभव वहाँ पर जब वो रैंक्स एंड फाइल से ऊपर उठे हैं कि वो पहले ऑफिसर थे, उसके बाद में वो उन्होंने ब्रिगेडियर बने, मेजर जनरल बने, लेफ्टिनेंट कर्नल बने। ऐसे समय में जब उनका खुद का अनुभव ऑन ग्राउंड का है तो फिर जाहिर सी बात है कि
पूरे इंडियन आर्मी में फिलहाल वो सबसे ज़्यादा अनुभव के साथ वाले ऑफिसर हैं, सबसे सीनियर मोस्ट हैं और इसीलिए आर्मी चीफ हैं और इसी वजह से उनके द्वारा जो दिशा निर्देश या फिर जो एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक है आशीष, अपने अनुभव के अनुसार अब आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं आतंकियों के सर्वनाश को लेकर, इस पर भी वो आगे अब देखेंगे और उसके बाद कदम उठाएंगे। आगे बढ़ते हुए गोवा से एक खबर हमारे पास है। देखिए, समंदर में गोवा के पास एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लगी है। ये कार्गो शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था और तभी इसमें आग लगी। देखते ही देखते आग ने कंटेनर शिप के बड़े से हिस्से को अपनी जद में ले लिया। खबर मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड एक्शन में वहां पर आ चुका है। फौरन अपने एयरक्राफ्ट और शिप को आग पर काबू पाने के लिए मौके पर भेजा गया है। जिस वक्त इस कार्गो शिप में आग लगी उस दौरान समंदर में मौसम भी काफी खराब था और खराब मौसम की वजह से कोस्ट गार्ड रेस्क्यू और आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंचा। तेज हवाओं और लहरों में जबरदस्त उफान के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। देखिए, कार्गो शिप में वहां पर आग जिसके बाद हड़कंप मचा है, इसके बारे में जानकारी क्या हमारे पास है, आइए वो आपको हम बिग वॉल के जरिए बताएं। कहां आग लगी ये आप देखिए, कार्गो शिप में आग मचा हड़कंप। आग कहां पर लगी? गोवा के पास एक मालवाहक जहाज में। जहाज का नाम है MV मार्सक फ्रैंकफर्ट और जहाज पर क्या है? कंटेनर। साथ ही देखिए कहाँ जा रहा था ये जहाज? गुजरात से श्रीलंका की ओर ये जा रहा था, कोलंबो। जहाज की लंबाई 255 मीटर बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड के जवान वहां पर कर रहे हैं। तो आग को बुझाने का काम भी और साथ ही जो रेस्क्यू का काम है वो वहां पर कोस्ट गार्ड की तरफ से किया भी जा रहा है। गोवा के पास इस मालवाहक जहाज में आग लगी। मेरे सहयोगी आशीष भी लगातार बने हुए मेरे साथ। आशीष, अभी क्या अपडेट है यहाँ पर इस आग को लेकर और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए, कुछ घंटे पहले की हम अपडेट्स दर्शकों को ज़रूर दे दें कि अभी भी आग इस मर्चेंट वेसल, इस कार्गो शिप पर जारी है। इंडियन कोस्ट गार्ड के 3 शिप्स सचेत, सम्राट और सुजीत ICGS, ये 3 शिप्स वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जो आपको पानी के फव्वारे दर्शकों को दिखाई दे रहे हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप से वो फव्वारे उस कार्गो वेसल पर किए जा रहे हैं ताकि आग को फैलने से बचाया जा सके। लगभग 12 घंटे का समय ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट जब 2 घंटे पहले हमने अपडेट लिया था तो अब आप मान के चलिए लगभग 14 से 15 घंटे आग लगे हो गए हैं और उसके बावजूद इस आग को काबू में केवल एरिया पॉइंट ऑफ व्यू किया जा सका है, यानी कि आग बुझी नहीं है लेकिन फैलने नहीं दी जा रही है शिप के बाकी एरियाज में। और इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने 3 अपने शिप्स डिप्लॉय कर दिए हैं, साथ ही डॉनियर एयरक्राफ्ट को भी उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। एयरक्राफ्ट की जो तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों को एक दूसरे विंडो में दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इंडियन कोस्ट गार्ड के डॉनियर एयरक्राफ्ट से ली गई है ताकि एक एरियल विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एक बर्ड्स आई व्यू पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें हर एक चीज़ की जानकारी मिलते रहे, दिखते रहे कि कहाँ पर आग फैल रही है, किस तरह से शिप में कोई खराबी आ रही है, नहीं आ रही है। इन सभी बातों का ध्यान में रखकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने 3 शिप्स और एक एयरक्राफ्ट को अभी फिलहाल डिप्लॉय किया हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि ये इस कार्गो शिप के ऊपर एक इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड एक कैटेगरी होती है सामान की, वो है। और ऐसे में ये एडवाइस किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कि इस शिप को वो तट से, भारत के तट से थोड़ा और दूर जाए। वो इसलिए क्योंकि अगर इस तरह का आग को काबू नहीं किया गया या फिर किसी तरह की खराबी आ गई शिप में या फिर वो शिप डूबने लगा, तब फिर जाहिर सी बात है कि वो तट के काफ़ी ज़्यादा इस तरह का जो खतरनाक सामग्री होती है जिसे डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड, इसलिए भी ये कदम उठाए जा रहे हैं। और आग बुझाने का काम अब भी आप बता रहे हैं कि वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरीके से वहां पर अब भी चल रहा है। शुक्रिया आशीष आपका इस अहम जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर हमारे पास है नीट पेपर लीक को लेकर। नीट पेपर लीक मामले में CBI का एक्शन तेज हो गया है। CBI ने रांची की एक मेडिकल छात्रा को गिरफ्तार किया है। सुरभि नाम की छात्रा पर सॉल्वर गैंग का हिस्सा होने का आरोप है और इससे पहले CBI ने पटना एम्स से भी 4 छात्रों को गिरफ्तार किया था। छात्रा पर आरोप है कि उसने पेपर सॉल्व किया था और CBI अन्य स्टूडेंट्स की भी तलाश झारखंड में कर रही है। बताया जा रहा है कि बिहार झारखंड के कुल 10 MBBS छात्रों से पेपर सॉल्व करवाया गया और ताज़ा जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। शशांक मेरे साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। शशांक, ये जो ताज़ा अपडेट है, जिस नई छात्रा को गिरफ्तार किया गया है, उसका रोल क्या, उस पर आरोप क्या, पूरी जानकारी साझा कीजिए।
देखिए इसका नाम सुरभि है, ये सेकेंड ईयर की छात्रा है, रामगढ़ की रहने वाली है। इसको रांची रिम्स से गिरफ्तार कर सीबीआई की टीम पटना लाई, कोर्ट में पेश किया गया। 3 दिनों की रिमांड सीबीआई को इसकी मिली है। और आपको बता दें जो पटना एम्स से 4 स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए हैं उसको और इस छात्रा को आमने सामने बैठाकर सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। ये लड़की जो है शक है कि 5 मई को जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह में जो है पेपर सॉल्व करने के लिए हजारीबाग के ओएसिस स्कूल गई थी। तो इसी लीड पर सीबीआई की टीम काम कर रही है और सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि पूछा जा रहा है कि किस परीक्षा माफिया ने आप लोगों को प्रश्न पत्र दिया, कितने बच्चों ने पेपर सॉल्व किया, कहाँ पे सॉल्व किया गया, कैसे आप लोग परीक्षा माफियाओं के संपर्क में आए, कितने पैसों का लेन देन हुआ, कौन मास्टरमाइंड है। तो इस तरह के सवाल जो हैं इनसे पूछे जा रहे हैं। वहीं 3 और आरोपी सीबीआई रिमांड पर हैं, जिसपे पंकज है, राजू है और एक बिचौलिया सुरेंद्र है। तो पंकज पे आरोप है कि उसने हजारीबाग में ट्रंक से क्वेश्चन पेपर चोरी किया और उसकी मदद की बिचौलिए सुरेंद्र ने, जो परीक्षा माफिया और स्टूडेंट्स के बीच की कड़ी है। और एक राजू भी है जिसने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो इन लोगों को भी इन लोगों के सामने लाया जाएगा और बैठाकर फिर सबसे पूछताछ होगी। तो अभी का डेवलपमेंट यही है। और आपको बता दूं पटना ब्योर जेल में 13 आरोपी जेल में बंद हैं, जिसमें से सभी 13 को रिमांड पर सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए ली थी, जिसमें 6 परीक्षा माफिया, 4 अभ्यर्थी और 3 अभिभावक हैं। तो इनसे पूछताछ खत्म हो गई है, इनको वापस ब्योर जेल भेज दिया गया है। अभी टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है शशांक, जल्दी से कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी? देखिए अभी जो है सीबीआई की टीम जो है 8 लोगों को गिरफ्तार कर मौजूदा समय में रिमांड पे लेके पटना में सीबीआई दफ्तर में पूछताछ कर रही है। मास्टरमाइंड तक पहुंचना लक्ष्य है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया बताया जा रहा है जो अब तक फरार है। तो सीबीआई की टीम की कोशिश है कि उस तक पहुंचा जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका शशांक पूरी जानकारी के लिए।